नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश नागेड़ आप सभी की अपने चाहते यूट्यूब चैनल इंस्टा गुरुजी में। आज चूंकि हमने एक लाइव ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन यहां पर किया है, जिसकी की जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दी थी लाइव वीडियो के माध्यम से, और आज वो घड़ी आ चुकी है जब हमने वादा किया था कि 10 से 11 बजे के बीच में हम ये परखेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर पर चल रही है। तो अब चूंकि जब ये समय आ ही गया है तो ऐसे में बिना समय जाया करते हुए हमें हमारे मुकाम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन समय जाया क्यों करना पड़ेगा हमें? मैं चाहता हूं कि जो लाइव की तादाद अभी बहुत ही कम है, आप सभी अपने साथियों को ये जो वीडियो इसका लिंक शेयर करें और उन्हें फटाफट से यहाँ ऑनलाइन लेकर आए, ताकि हमारे जो टेस्ट है बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से बहुत से विद्यार्थियों के मध्य संपन्न हो, जिससे आपको भी आकलन हो कि आपकी जो प्रतिभा है वो उनकी तुलना में कहाँ तक है या वो आपसे कितने ज़्यादा प्रतिभाशाली है। तो देखो, इन सबको पता लगाने के लिए आप सभी को फटाफट वीडियो का लिंक को शेयर करना है। मैं 2 मिनट साहब आपसे जो है वो थोड़ी सी बातचीत करूँगा, उसके बाद हम हमारा जो टेस्ट है, ये मेरे हाथ में पूरा पेपर और पीछे जो स्क्रीन मेरे लग रही है इसके ऊपर आप सभी को बहुत ही सुंदर अक्षरों के अंदर जो आपके पेपर है वो दिखाई देगा, प्रश्न दिखाई देगा। उसके साथ जो 4 ऑप्शन आपके हैं वो 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो देखो फटाफट, अभी लाइव की तादाद देखो कितनी कम है, इतने कम में कुछ नहीं होगा। तो फटाफट देखो, चाहूँगा कि फटाफट आप 1 मिनट के अंदर अंदर जो है लाइव की जो तादाद है वो बढ़ाएं, फटाफट से आप लोग ऑनलाइन आए। जब आप बहुत सारे बच्चों के मध्य ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा भाई कि इतने सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, उनके मध्य आपका भी रिप्लाई होगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को कह भी रखा है कि जो इस टेस्ट का परीक्षा परिणाम होगा वो हम सभी आज तैयार करेंगे और शाम को लगभग 7 बजे के आसपास फिर से मैं लाइव आऊँगा आपका जो रिजल्ट है उसको लेकर। अब एक बात सुनना मेरी कि जो इस टेस्ट के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो 3 पोजीशन हमने तय करते हैं, हम लोग तय करते हैं, उन 3 पायदानों के ऊपर यदि कोई विद्यार्थी रहता है तो उसको पूर्णतः सम्मानित जो है हमारे इंस्टा गुरुजी के इसी मंच से किया जाता है। इसके लिए हमें देखो आपसे सीधा संवाद करना पड़ेगा, क्योंकि सम्मानित करने के अंदर हम आपसे आपका एक सुंदर सा फोटोग्राफ मांगेंगे। इसके अतिरिक्त आपका नाम, आपके पिताजी के नाम और आप किस स्थान से बिलोंग करते हैं, यानी आपकी जो सिटी है, आपकी सिटी वो कौन सी है, ये डिटेल्स हम आपसे लेंगे। तो इस डिटेल को देखो प्राप्त करने के लिए हमें आपसे डायरेक्टली संवाद करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या होगा, जो आपको टेलीग्राम ऐप है, यहाँ पर नीचे आपको मैं देखो दिखा भी दूंगा, आपको प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है इंस्टा गुरुजी, और आपको जो है हमारा चैनल, जिसका कि लोगो आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, इस प्रकार का आपको एक लोगो दिखाई देगा, यानी वही हमारा चैनल होगा। आपको उस चैनल पर जाना है और नीचे आपको के अंदर एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है ताकि आप जो हमारा ग्रुप वहाँ पर ज्वाइन कर लो। अब यदि आपका जो स्थान है वो पहले, दूसरे, तीसरे पायदान का रहता है, तीसरे पायदान पर, दूसरे पायदान या पहले पायदान पर यदि आप रहते हो तो मैं आपसे डायरेक्टली देखो संवाद करूंगा और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ये आपसे मैं अर्जित करूंगा। और शाम को 7 बजे जो इस टेस्ट का रिजल्ट होगा, जो उसका परीक्षा परिणाम होगा, उसके अंदर आप सभी को जो सम्मानित होने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। बड़े गौरव की बात होगी कि आपके सभी के मित्रों के मध्य आपका जो नाम है, आप यूनिक बनेंगे और इंस्टा गुरुजी पे आपको सम्मानित होने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। तो सभी से देखो मेरा आग्रह है, फटाफट जाएं, अपने जितने मित्र हैं उन सभी को फिलहाल तो ऑनलाइन लेकर आ जाएं। टेस्ट खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके जो हमारा ग्रुप है इंस्टा गुरुजी, उसको भी वहां पर ज्वाइन करें, ठीक है। तो उसकी जो लिंक है एक ग्रुप को ज्वाइन करने की, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको दे दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। देखो लाइव की तादाद अभी भी बहुत कम है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग शेयर कर नहीं रहे, तो मैं छोटी सी एक बात आपसे शेयर करता हूँ, जितनी देर आप फटाफट से अपने जो मित्र उनको लेकर आ जाएं। जैसा कि मैंने जो कल अपनी वीडियो थी, जो क्लास 12 की डेली वीडियो चलती है सुबह 10 बजे, उसके अंदर थोड़ा बताया था, तो इस वाली वीडियो के अंदर भी देखो मैं थोड़ा सा कुछ आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि हमारा जो टेस्ट है वो जब तक स्टार्ट हो तब तक आपके जो मित्र हैं, कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा कोई काम में व्यस्त हो गए होंगे, लेकिन वो फटाफट से ऑनलाइन आ जाए, इसीलिए थोड़ा सा जो है टाइम निकालना मुझे पड़ेगा, क्योंकि इतने कम जनों के अंदर मुझे मज़ा नहीं आएगा टेस्ट कराने। अब देखना, मैंने आपसे कल बात की थी कि आजकल का जो दौर चल रहा है, जिसके अंदर भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, मेजरली मैंने उसके ऊपर बात भी करी थी कि आजकल हो क्या रहा है कि सभी बस पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं। इस दौरान आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो लगातार छुपती जा रही है। विद्यार्थी के अंदर अनेकों प्रतिभाएं होती है, उसको बोलने का शौक हो सकता है, बोलने के अंदर कोई अव्वल हो सकता है, कोई सिंगिंग के अंदर अव्वल हो सकता है, कोई डांसिंग के अंदर अव्वल हो सकता है, किसी को किस प्रकार का शौक है तो किसी को किस प्रकार का शौक है। मतलब
सबके अंदर एक यूनिक फीचर जो है वो गॉड ने देकर भेजा है। अगर कोई चोर की अपन बात करें तो भले ही वो एक गलत काम करता हो, लेकिन उस चोरी करने के अंदर उसको भगवान ने एक अलग ही फीचर दिया है। भाई उसकी जैसी चोरी कोई नहीं कर सकता, चोरी में यूनिक है। ऐसे यदि कोई विद्वान है तो उसको अपने विषय वस्तु के अंदर अच्छी वाली विद्वता जो है वो हासिल है, तो गॉड ने उसको वाला एक फीचर दिया है। ऐसे सभी के अंदर, आप सभी के अंदर जो मेरे नौजवान साथी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सभी के अंदर देखो कोई ना कोई प्रतिभा होगी। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपके अंदर भी ऐसी कोई प्रतिभा है जिसको कि आप निखारना चाहते हो, देखो बिना किसी को दिखाए, बिना उसको उजागर किए आपकी प्रतिभा जो है वो अंदर दब के रहेगी, उसका कभी विकास नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप जो अपनी प्रतिभा है उसमें निखार लाएं। और मुझे, चाहे आपको अगर गाना अच्छा लगता है तो आप अपना गाना रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, आपको एक्टिंग अच्छी लगती है तो आप अपना एक्ट जो मुझे रिकॉर्ड करके भेजें, आपको स्पीकिंग अच्छी लगती है तो आप किसी स्पीच के माध्यम से या फिर किसी पोएम के माध्यम से अपने जो व्यक्तित्व प्रदर्शित करें, आपको राइटिंग अच्छी लगती है, किसी को स्टोरी राइटिंग का शौक हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो भी मैटर है, जो आपका पसंदीदा मैटर जिसको कि आप खुद प्रिपेयर करते हो, वो सारा का सारा मैटर आप मुझे टेलीग्राम ऐप पे भेजें। हमारी जो टीम है वो हर हफ्ते आपका जो एक जितने भी आपके सुझाव आएंगे, जितने भी आपकी जो इस प्रकार के संदेश आएंगे, उनमें जो हमें संदेश सबसे अच्छा लगेगा तो उसको हम हर संडे हमारे इसी इंस्टा गुरुजी का जो मंच है इससे यहाँ पर सभी के समक्ष उजागर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखो बड़े आपके लिए भी एक हर्ष की बात होगी कि आपकी जो प्रतिभा है वो लोगों के सामने यहाँ पर निखर कर आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी जो मेरा एक नया इनिशिएटिव होने वाला है इसके अंदर सभी भागीदार बने, सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अब जो लाइव है उनकी संख्या तो चलो फिर भी बहुत कम है, परंतु हमारा जो टेस्ट था बिना मतलब का टाइम इतनी देर भी हमने जाया कर दिया। तो बिना देखो समय व्यतीत किए फटाफट से जो हमारा टेस्ट है उसको मैं करने जा रहा हूँ स्टार्ट। देखो बहुत ही शानदार ये टेस्ट होने वाला है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया था, आप ही में से एक दर्शक है जिनकी की रिक्वेस्ट आई थी और जिनके अतिरिक्त भी इससे पहले भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी, पर स्पेशली जो आपके मिस्टर कालेर हैं इनकी एक रिक्वेस्ट पे मैंने आपकी जो प्रश्न जिनकी संख्या पहले मैंने 20 बताई थी, अब टॉपिक तो हमारे वही 3 आपको जो दिए गए थे वही है, परंतु आपकी जो प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ाकर 20 से कर दी गई है 30। यानी अब आपको 20 की बजाय यहाँ पर 30 प्रश्न जो है इस पेपर में देखने को मिलेंगे। ये देखो अचानक परिवर्तन हो सकता है आपको यूँ लगे सुनने में, परंतु काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद फिर मैंने निर्णय लिया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये सब कुछ निर्णय हुआ। तो जो 10 प्रश्न है वो मैंने अलग से एक पेज पे जोड़े हैं। पहले आपका एक ही पेज था जिसके अंदर आपके जो 20 प्रश्न वो लिखे हुए हैं, तो 10 प्रश्नों का संकलन जो मैंने आपके लिए और किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो कंपटीशन हो और अच्छी प्रकार का होगा, और उम्मीद करना कि आप जो है पहला पायदान जो है वो अर्जित करें। पहले दूसरे तीसरे पायदान से नीचे कोई भी नहीं रहे, मैं चाहता हूं कि सभी पहले दूसरे तीसरे तक रह जाएं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फटाफट जो घड़ी आपका जिसका इंतजार था वो आ चुकी है, और जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ चुका है। और मैं भी देखो उस प्रश्न को साथ साथ रिपीट करता हूँ। जो आपका पहला प्रश्न है वो आपको बोल रहा है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है, आपको बतानी है जो आपका उत्सर्जन तंत्र है उसकी क्रियात्मक इकाई कौन सी है। हमने देखो डिटेल से बात करी थी जब हमने उत्सर्जन तंत्र को पढ़ा था। 4 ऑप्शन आपको यहां पर देखो प्रदर्शित हो रहे हैं। 4 ऑप्शन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी है वृक्क एंड ऑप्शन नंबर डी है नेफ्रॉन। ये देखो 4 ऑप्शन आपको ABCD दिख रहे हैं। उत्तर कैसे देना है आपको मैंने आप सभी को देखो बता रखा है कल वाली वीडियो के अंदर भी, और जो मैंने टेस्ट के लिए आपको रिमाइंडर वीडियो दी थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। जैसे आपने पहला प्रश्न यहाँ पे देखा तो पहले प्रश्न में आपको लगा कि यार ऑप्शन नंबर जो ई है वो सही है, तो आपको 1 लिखना है, स्पेस देकर आपको ई लिख देना है। मैं और जो मेरी टीम है वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपका पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो ई है। आपके जो उत्तर है वो यहाँ पर नोट भी हो रहा है साथ साथ, ताकि आपको जो रिजल्ट है वो बनाने में हमें सहूलियत हो, ठीक है। तो किसी का भी कमेंट जो है वो आज छूटने नहीं वाला, क्योंकि जो पहले वाली एक वीडियो थी जिसके अंदर एक दिक्कत आ गई थी कि जो लाइव कमेंट थे वो बाद में कमेंट्स के अंदर बाद में शो नहीं होते, वो लाइव चैट के अंदर जाके हमें शो देखने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर 1-2 दर्शक ऐसे भी थे जिनके की जो व्यू है वो काउंट हम लोग नहीं कर पाए थे, या फिर जिनके जो उत्तर है वो हम लोग काउंट नहीं कर पाए थे, तो एक ऑब्जेक्शन भी हो गया था। लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली। आपके जो लाइव के दौरान आपके जो कमेंट है वो नोट किए जा रहे हैं आज यहाँ पे। तो फटाफट जो आपका पहला प्रश्न था एक बार फिर से देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है आपको बताना है फटाफट। ऑप्शन नंबर ए है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी है वृक्क एंड ऑप्शन नंबर डी है नेफ्रॉन। ये 4 आपके ऑप्शन है जिनके अंदर से आपको जो सही उत्तर आपको जो लगता है उसको चयन करना है और हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। उम्मीद करता हूं पहला जो प्रश्न हमने कर लिया हुआ। फटाफट देखो दूसरे प्रश्न के ऊपर जो हम लोग मूव होते हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न है वो आपसे कह रहे हैं उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जी अपशिष्ट के आधार पर कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो सर्वाधिक जहरीला होता है।
हमने जब बात करी थी उत्सर्जन तंत्र की, तब मैंने आपको बताया था वहां पर 3 प्रकार के जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं वो हो सकते हैं। अब इनके अंदर से जो सर्वाधिक जहरीला है वो आपको बताना है। आपको ऑप्शन यहाँ पर देखो 4 दिए गए हैं। ए है अमोनिया, बी है यूरिया, सी है यूरिक अम्ल और डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोबारा देखो प्रश्न को सुनना, उत्सर्जी अपशिष्ट के आधार पर कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट सर्वाधिक जहरीला होता है? ऑप्शन है आपका ए अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका यूरिक अम्ल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इन 4 में से आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसका चयन करना है और कमेंट के माध्यम से जो हमें भेजना है। ठीक है, फटाफट हम लोग चलते तीसरे प्रश्न पे। अब देखना आपका जो तीसरा प्रश्न है ये आपसे क्या कह रहा है, गौर से सुनना इस बात को। नर जनन तंत्र में जनद किसे कहते हैं? गोनैड्स। आपसे पूछा है जो नर जनन तंत्र होता है उसमें गोनैड्स यानी जनद किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है प्रोस्टेट को, ऑप्शन नंबर बी है शुक्राशय को, ऑप्शन नंबर सी है शिशन को, ऑप्शन नंबर डी है आपका वृषण को। 4 आपको ऑप्शन यहाँ पे मिले हैं। दोबारा देखो इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूं फटाफट से। नर जनन तंत्र में जनद किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए है प्रोस्टेट को, ऑप्शन नंबर बी है शुक्राशय को, ऑप्शन नंबर सी है आपके शिशन को, ऑप्शन नंबर डी है वृषण को। इन 4 में से आपको जो सही उत्तर लगे वो फटाफट आपको कमेंट के माध्यम से भेजना है। और जैसा कि मेरी टीम नोटिस कर पा रही है आपको जो कमेंट है वो फटाफट आ भी रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जो विद्यार्थी हैं वो फटाफट जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे और इस लाइव टेस्ट के माध्यम से पूरा रसास्वादन आप लोग प्राप्त करोगे। बहुत ही देखो शानदार प्रश्नों का संकलन जो है वो मैंने इस टेस्ट के अंदर आपकी किया है। तो ये जो मेहनत है सकारात्मक जाए, इसके लिए आप सभी को देखो पूर्ण प्रयास करना है। इस पेपर को देखो अंत तक जो 30 प्रश्न है पूरे 30 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और आपको फर्स्ट आके दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट आने से मतलब नहीं, आपको इंस्टा गुरुजी के मंच पर यहाँ पर आके सम्मानित तो होना ही होना है, फिर चाहे फर्स्ट पे हो, सेकंड पे हो, चाहे थर्ड पे हो। ठीक है, फटाफट पूरी जो मेहनत है आपको करनी है, अपनी सारी जो बुद्धि है उसका प्रयोग आपको यहाँ पर आज कर देना है आने वाले कुछ मिनटों में। देखो चौथे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है लैंगिक जनन के दौरान कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन सुनना, ए है समसूत्री, ऑप्शन बी है अर्धसूत्री, ऑप्शन सी है विषम सूत्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोबारा देखना प्रश्न को सुनना, लैंगिक जनन के दौरान कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए है समसूत्री प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी है अर्धसूत्री प्रकार का, ऑप्शन सी है आपका विषम सूत्री प्रकार का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ये 4 ऑप्शन आपको मिले, फटाफट जो आपको उत्तर है वो फटाफट हमें दे दे। लाइव की तादाद बहुत कम है, फटाफट आप लोग लाइव लेके आओ भी अपने मित्रों को फटाफट से। अगले प्रश्न पे हम लोग मूव होते हैं। देखो अगला आपका प्रश्न है 5वां, क्लोन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? आपने डोली भेड़ का उदाहरण सुना होगा, तो ये जो क्लोन होता है ये किस प्रकार के जनन का उदाहरण है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी है विखंडन। दोबारा सुनना, जो क्लोन है वो किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है अलैंगिक जनन और ऑप्शन डी जो है वो आपका है विखंडन। इन 4 ऑप्शन के अंदर से जो आपको उत्तर आपको जो सही लगता है वो फटाफट आपको कमेंट के माध्यम से जो है हमें भेजना है, हम लोग उसको नोट कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग मूव होते हैं। छठा आपका प्रश्न है योनि यानी वजाइना का अम्लीय वातावरण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है? अब मैंने ये नहीं पूछा कि वहां पर कौन सा अम्ल होता है, मैंने ये पूछा किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। तो ध्यान से इस प्रश्न को सुनना और ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देना। दोबारा मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, योनि यानी वजाइना का अम्लीय वातावरण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है आपका ई कोलाई, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन आपका सी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर डी है स्यूडोमोनास। ये 4 ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। ऑप्शन को देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ई कोलाई ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोबैसिलस एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है स्यूडोमोनास। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जो उत्तर है आपको जो सही लगता हो फटाफट कमेंट के माध्यम से दे दीजिए और आपके जो उत्तर है वो आ भी रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आगे बढ़ रहे हैं, जो आपका देखो 7वां प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। यहाँ पर लगभग सभी पक्षी होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन सुनना, ऑप्शन ए है यूरियोटेलिक, ऑप्शन बी है यूरिकोटेलिक, ऑप्शन सी है अमोनियोटेलिक एंड ऑप्शन डी जो है आपका वह है प्यूरिनोटेलिक। ये 4 आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोबारा प्रश्न को सुनना, लगभग सभी पक्षी होते हैं। ए है आपका ऑप्शन यूरियोटेलिक,
ऑप्शन बी है यूरिकोटैलिक, ऑप्शन सी है अमोनियोटैलिक एंड ऑप्शन जो डी है वो है आपका प्यूरिनोटैलिक। ये आपके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं फटाफट अगले प्रश्न की। 8वां आपका देखना, उस प्रश्न को सुनना। देखो जो टेस्ट है ना, इसको बड़े सीरियस ढंग से आपको देना है, इसलिए प्लीज जो लास्ट तक आपको जो क्वेश्चन आपको दिखे उसको उत्तर देने की आपको चेष्टा करनी है। कुछ प्रश्न ऐसे मैंने यहाँ पे संकलित किए हैं जिनकी जो डिफिकल्टी लेवल है जिनका वो थोड़ा सा जटिल है, इसलिए ये मत सोचना कि यार अब तो हार्ड प्रश्न स्टार्ट हो गए तो क्यों ना टेस्ट को स्किप कर दे। स्किप नहीं करना। बीच बीच में मैंने ऐसे प्रश्न भी दिए जो बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। बात करते हैं अपन 8वें प्रश्न की। देखना, गौर से सुनना, बड़े आराम से आप इसका उत्तर दे पाओगे। निम्न में से किस रोग में मूत्र का रंग काला हो जाता है? प्रश्न को आपने गौर से सुना। निम्न में किस रोग में मूत्र का रंग जो है वो काला हो जाता है? ऑप्शन सुनना आपके, कीटोनूरिया, ऑप्शन बी है आपका ओलिगोसूरिया, ऑप्शन सी है आपका एल्केप्टोनूरिया एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है डिसयूरिया। 4 आपको ऑप्शन यहाँ पे मिले हैं। आपको ये बताना है कि किस रोग में मूत्र का रंग काला हो जाता है। तो ऑप्शन आपको जो दिए गए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है कीटोनूरिया, ऑप्शन बी है ओलिगोसूरिया, ऑप्शन नंबर सी है एल्केप्टोनूरिया एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वह है आपका डिसयूरिया। इन चारों में से आपको जो उत्तर सही लगे फटाफट हमें भेज देना है कमेंट के माध्यम से। 9वें प्रश्न पर हम लोग मूव ऑन होते हैं। 9वां प्रश्न आपको बोल रहा है नेफ्रॉन के मेघपीगीय काय का भाग है। आपको देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। इन 4 में से कौन सा ऐसा भाग है जो आपका नेफ्रॉन है उसका मेघपीगीय काय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सुनना समीपस्थ कुंडलित नलिका, ऑप्शन बी सुनना हेलने का लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी है आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है बोमन संपुट। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ऑप्शन प्रश्न जो उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। नेफ्रॉन के मेघपीगीय काय का भाग है, निम्न में से आपको कौन सा सही लगता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेलने का लूप, ऑप्शन सी है आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है बोमन संपुट। तो इन 4 में से आपको जो एक उत्तर सही लगता है वो फटाफट हमें भेजना है। आगे बढ़ते हैं। जो 10वां हमारा प्रश्न है बड़ा शानदार सा प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे बड़ी आसानी से। इसका उत्तर जो आप लोग दे सकते हैं, सुनना प्रश्न को। डायबिटीज इंसिपिडस, 2 चीजें होती है, डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे मैं इंसिपिडस की बात कर रहा हूँ। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? जो डायबिटीज इंसिपिडस है किस हार्मोन के लैक के कारण होता है, कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसकी कमी के कारण जो डायबिटीज इंसिपिडस है होता है? 4 ऑप्शन देखो आपको मैं यहां पर दे रहा हूं। पहला आपका ऑप्शन है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है ना, उसकी बात हो रही है। दूसरा जो ऑप्शन आपका बी वो है ADH, तीसरा आपका ऑप्शन है इंसुलिन, चौथा आपका ऑप्शन है ग्लूकेगॉन। 4 आपको देखो ऑप्शन यहां पर मिल रहे हैं। दोबारा प्रश्न को सुनना, जिनको प्रश्न सुनने में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं महसूस हो रही है आप वहां पे देख भी सकते हो। और चूंकि मैं 2 बार प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं तो ऐसी कोई स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न नहीं होगी। दोबारा देखो प्रश्न को सुनना। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? 4 ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। ऑप्शन ए है ACTH, ऑप्शन बी है ADH, ऑप्शन सी है इंसुलिन एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है ग्लूकेगॉन। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। इन 4 में से जो आपको सही लगता हो फटाफट आप कमेंट के माध्यम से हमें भेजें। और ये जो आपके जितने भी उत्तर यहां पर आ रहे हैं सभी को नोट करके सभी पर जो प्रतिक्रिया है वो सही या गलत यहां पर नोट की जा रही है, ताकि आपको जो रिजल्ट है वो तैयार करने में हमें आसानी हो। क्योंकि शाम को 7 बजे आपको जो रिजल्ट है वो हमें लॉन्च करना है। और ये अकेला एक ही टेस्ट नहीं होने वाला, दोपहर अभी 12 से 1 बजे के मध्य एक और टेस्ट होगा जो कि क्लास 12 फिजिक्स के जो विद्यार्थी है उन सभी के लिए आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हमने देखो 10 प्रश्न कर लिए, 11वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सुनना इस प्रश्न को देखो ध्यान से, इस प्रश्न को सुनना ज़्यादा जरूरी है, इसका उत्तर बहुत आसान है। अभिवाही नलिका द्वारा लाए गए रक्त द्वारा ग्लोमेरुलस पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? दोबारा सुना प्रश्न को। अभिवाही नलिका द्वारा लाए गए रक्त द्वारा ग्लोमेरुलस पर लगाया गया दाब जो है वो क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लोमेरुलस ब्लेडोस्टेटिक, ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो है ग्लोमेरुलस ऑक्सीस्टेटिक, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो कहता है ए और बी दोनों।
दोबारा देखना इस प्रश्न को, सुनना और इसके जो ऑप्शन उनको ध्यान से सुनना। उत्तर इसका बहुत आसान सा है। अगर आपने जो वीडियो हमारे देखी थी तो उसको देखने के बाद, उसको ढंग से एनालिसिस करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन है इनमें पहचानने में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने इसको डिटेल्स वहां पर एक्सप्लेन किया था। दोबारा सुनना प्रश्न को। अभिवाही नलिका द्वारा लाए गए रक्त द्वारा ग्लोमेरुलस पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं, ग्लोमेरुलस ब्लेडोस्टैटिक, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है ग्लोमेरुलस ऑक्सीस्टैटिक, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है ए और बी दोनों। तो आपको इन चारों में से जो ऑप्शन सही लगता है फटाफट से उसका जो उत्तर है आप कमेंट के माध्यम से हमें भेजें। 12वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 12वां जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है मूत्र का रंग हल्का पीला होने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है यूरोक्रोम, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है यूरिक अम्ल। इन 4 ऑप्शन को ध्यान से आपको सुनना है और बहुत आसान है इसका उत्तर, और उम्मीद करता हूं कि सभी ने इसका उत्तर जो दे दिया होगा। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर देता हूं। मूत्र का हल्का पीला रंग होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सुनना अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है यूरोक्रोम, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका यूरिक अम्ल। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। 13वां का प्रश्न है अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? बहुत आसान है ये प्रश्न, देखो काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए ये जो प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड करके दिया है इस टेस्ट के अंदर। ऑप्शन सुनना है इसके, अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है वो आपसे पूछा है कौन है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, न्यूटन का नाम हर जगह आता है, यहाँ पे भी आ गया। ऑप्शन नंबर बी है थॉमस एडिशन, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल लैंडस्टीनर, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है बर्जीलियस। 4 ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। दोबारा ऑप्शन को रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न आपका ये है अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है थॉमस एडिशन, ऑप्शन सी है कार्ल लैंडस्टीनर, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है बर्जीलियस। आपको इन 4 में से जो ऑप्शन एक सही लगता है फटाफट आप कमेंट के माध्यम से हमें भेजें, और हमारी टीम लगातार आपके जो कमेंट्स उनको एनालिसिस कर रही है। उम्मीद कर रहा हूं आपको जो टेस्ट है वो पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो देखो वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज मत चले जाना। जितना हो सके, जितने भी तादाद के अंदर अभी आप लोग हो, सभी के सभी इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। आगे बढ़ते हैं फटाफट हम। 14वां प्रश्न, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? आपको देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे पहले किस हार्मोन की खोज हमने कर ली थी। तो जो 4 ऑप्शन है आपके समक्ष में रख रहा हूं यहाँ पर। पहला ऑप्शन ए है पिट्यूटराइन, ऑप्शन नंबर बी है सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर सी है सीरोटोनिन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है मेलेटोनिन। 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था, ये आपका प्रश्न है। जो 4 ऑप्शन है वो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन ए है पिट्यूटराइन, ऑप्शन बी है सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो है सीरोटोनिन, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका मेलेटोनिन। तो ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन देखो सही है, और जो सही है उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसी सही का ही चुनाव करके हमें कमेंट के माध्यम से भेजने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला आपका प्रश्न है किस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेती कहा जाता है? देखो एक ऐसी ग्रंथि है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो मस्तिष्क की रेती कहलाती है, जिसको कि हम 2 और अन्य नाम से भी जानते हैं। तो ये अगर मैं बताऊंगा तो ये तो हिंट वाली बात हो जाएगी, तो ऐसा स्थिति में यहाँ पर उत्पन्न एक बार नहीं करना चाहता। जब इसका मैं रिजल्ट आपके समक्ष रखूंगा उस समय कोशिश करूंगा कि जो आपके सभी प्रश्न है इनका उत्तर जो है वो वहां पर मैं आपको प्रदान करूं, तब हम वहां पर इसकी डिटेल से बात करेंगे कि इसको और 2 नाम या 3 नाम कौन से इसको देते हैं। अभी आपको केवल एक ही नाम यहाँ पर बताया गया, मस्तिष्क की रेती निम्न में से किस ग्रंथि को आप कहेंगे? तो आपको उसका जो सही उत्तर है वो हमें चयन करके भेजना है। ऑप्शन सुनना आप लोग, पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, ऑप्शन सी है पिनियल ग्रंथि को, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है थाइमस ग्रंथि को। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। प्रश्न आपका है मस्तिष्क की रेती किस ग्रंथि को कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर सी है पिनियल ग्रंथि को, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है थाइमस ग्रंथि को। तो देखो 4 ही आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाफट आप कमेंट के माध्यम से मुझे भेजिए। फटाफट देखो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा 15 प्रश्न हो चुके। 16 जो हमारा प्रश्न है सुनना, किस हार्मोन को पिटोसिन हार्मोन कहा जाता है? तो एक हार्मोन होता है जिसको हम पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो हार्मोन है जिसको हम पिटोसिन हार्मोन कहते हैं। दोबारा ऑप्शन जो ऑप्शन है आपके वो रिपीट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उद्दीपक हार्मोन। तो आपको देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं।
एक ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा होगा वो आपको डिसाइड करना है और हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। मैं दोबारा से प्रश्न को एक बार रिपीट कर देता हूं, किस हार्मोन को पिटोसिन हार्मोन कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है TSH, थायराइड उद्दीपक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एक जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो हमें भेजना है। 17वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 17 आपका देखो प्रश्न कहता है रेगिस्तानी जीवों में कौन सा ऐसा हार्मोन पाया जाता है जो उनमें से जल निष्कासन की दर को धीमा कर देता है? देखो जो हमारे रेगिस्तानी जीव जंतु होते हैं ना, उनके मध्य एक विशेष प्रकार का ये आप कह सकते हो कि हार्मोन है। अगर रेगिस्तान की अपन बात करें तो यहाँ पे पानी बहुत ही कम मात्रा के अंदर मिलता है, तो ऐसे में जो जीव जंतु होते हैं उनको ये ज़रूरी है कि जो उनके शरीर के अंदर जल है बाहर बहुत ही अल्प मात्रा में निकले। तो एक ऐसा हार्मोन है जो इस इच्छा को पूरी करवाने का काम करता है। कौन सा है? आपके सामने देखो 4 ऑप्शन है, रिपीट कर रहा हूँ मैं उनको। पहला ऑप्शन है वैसोप्रोसिन, बी ऑप्शन है ACTH, ऑप्शन सी है आपका TSH, ऑप्शन डी है आपका प्रोलैक्टिन। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि शरीर से जल निष्कासन की जो दर है उसको धीमा करता है रेगिस्तानी जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर। दोबारा ऑप्शन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, वैसोप्रोसिन, ऑप्शन बी है आपका ACTH, ऑप्शन सी है आपका TSH, ऑप्शन डी है आपका प्रोलैक्टिन। ठीक है, इसके बाद 18वें प्रश्न पे हम लोग मूव ऑन होते हैं। 18वां का जो प्रश्न है वो कहता है हाशीमोटो रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? हाशीमोटो जो रोग है वो कौन से ग्रंथि से संबंधित है? हाशीमोटो रोग देखो होता है कि इसकी भी अपने बात की थी डिटेल से। अब दोबारा से देखो ये जो आपको प्रश्न इससे मिला है संबंधित, तो इसकी ओर अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो 4 ऑप्शन आपको मैं कौन से देने जा रहा हूँ। आपका प्रश्न है हाशीमोटो रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? ऑप्शन आपका ए है पैराथायरॉयड ग्रंथि से, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन सी है आपका थाइमस ग्रंथि से, ऑप्शन डी है आपका थायराइड ग्रंथि से। तो ये 4 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। इन 4 में से जो एक ऑप्शन आपको सही लगता है फटाफट आप कमेंट के माध्यम से मुझे भेजिए। मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाशीमोटो रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? ऑप्शन ए है पैराथायरॉयड, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है थाइमस, ऑप्शन डी जो है वो है थायराइड। 19वें प्रश्न में हम लोग मूव ऑन होते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आप इसके जो ऑप्शन है उनको ध्यान से सुनना। प्रश्न आपका शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है निषेचन, ऑप्शन बी है विर्लिज्म, ऑप्शन सी है गायनेकोमेस्ट्रिया, ऑप्शन डी है युग्मक निर्माण। देखना 4 ऑप्शन आपके समक्ष मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, दोबारा ऑप्शन को सुनना। निषेचन ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन बी है विर्लिज्म, ऑप्शन सी है गायनेकोमेस्ट्रिया एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका युग्मक निर्माण। जिनका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है वो तो बिल्कुल से उत्तर दे देंगे फटाक से, और जिनका नहीं है वो शायद थोड़ा सा उनको सोच विचार करने में 5-10 सेकंड लग जाएं, लेकिन आपको उत्तर सभी को देना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसकी परवाह किए बिना आपको सभी जो उत्तर है प्रश्नों के देने, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं रखी गई है। 20वां जो प्रश्न है जो कि संभवतः आज का आपका लास्ट प्रश्न होता यदि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इस प्रकार की नहीं आई होती प्रश्न को बढ़ाने से रिलेटेड, तो आपका जो अभी लास्ट प्रश्न नहीं है, एक बार ये 20वां प्रश्न ही है, तो इसके बाद हमें 10 प्रश्न और अभी करने हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है उसको बचा कर रखिए और पूरी ऊर्जा के साथ जितने भी आपको प्रश्न मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उन सभी के जो उत्तर है फटाफट आप कमेंट के माध्यम से मुझे भेजते रहे, ताकि आप सभी के साथ मेरी खुद की भी हौसला अफजाई यहाँ से होती रहे। 20वां का जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली नाल कहलाती है। देखो मैंने कहा था बहुत सिंपल से प्रश्न है, वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे और एक आध जो नमूने हैं वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो भी रहे हैं। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली नाल कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन सुनना, ऑप्शन ए है फेलोपियन नाल, ऑप्शन बी है अपरा, ऑप्शन सी है आहार नाल, ऑप्शन डी है श्वास नाल। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जो सही ऑप्शन आपको लगता है प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न आपसे कह रहा है भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो नाल है वो क्या कहलाती है, तो जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फेलोपियन नाल, दूसरा ऑप्शन है अपरा, ऑप्शन सी है वो है आहार नाल और ऑप्शन डी जो है वो श्वास नाल। तो देखो जो 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, इन 4 में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाक से आप उसका जो उत्तर है कमेंट के माध्यम से मुझे भेजें। 21वां जो प्रश्न है इसके ऊपर हम लोग मूव ऑन होते हैं फटाफट। 21वां आपका जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है? तो हमने देखो बात की थी शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है उनकी, तो फटाफट इसको देखते हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे मैंने, जर्म कोशिका ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन बी है सर्टोली सेल यानी सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है अंतराली कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है जननिक कोशिकाएं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सी ऐसी कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण है न्यूट्रिशन प्रदान करती है स्पर्म्स को, वो आपको चयन करके मुझे बताना है। ऑप्शन ए है जर्म कोशिका, ऑप्शन बी है सर्टोली सेल यानी सर्टोली कोशिका, ऑप्शन सी है आपका अंतराली कोशिका, ऑप्शन डी है आपका जननिक कोशिका। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों में से आपको एक जो सही ऑप्शन लगता है फटाफट मुझे बताना ही बताना है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। 22 का प्रश्न है, सुनना है इसको भी। महिलाओं में नसबंदी को कहते हैं, पुरुषों में नसबंदी को एक अलग नाम हम देते हैं, महिलाओं में नसबंदी को एक अलग नाम दिया जाता है, जिसके अंदर फेलोपियन जो नलिका होती है उसको काट कर या उसको बांध देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि जो अंडोत्सर्ग है वो उत्सर्जित होने के बाद आगे शुक्राणु तक नहीं, या शुक्राणु जो उसका संपर्क उससे नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रक्रिया इसको हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, चारों में से आपको जो सही ऑप्शन लगता है वो हमें बताना है। प्रश्न है आपका, महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका ट्यूबेक्टोमी, पहला ऑप्शन आपका। जो ऑप्शन नंबर बी है वो है वैसोक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी है आपका वो लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या ये होता है? आपको सोचना है, वो तो आपका काम है, मुझे तो बताना है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा आपका, इसका सॉल्यूशन जब मैं आपको कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी जो आपका प्रश्न था महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन मैंने आपको इसके दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो है वैसोक्टोमी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो है लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है IVF। जो ऑप्शन सही लगे फटाफट कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं 23वें प्रश्न पे देखो मूव ऑन होता हूँ। 23वां आपको जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है शरीर में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का स्तर बढ़ना कहलाता है। आपको बताना है क्या कहलाता है। जब अपन ने बात की थी यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि की, तब अपन ने इससे निकलने वाले 2 हार्मोन की अपन ने चर्चा की थी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारा खेल है, बैलेंसिंग को लेकर। एक बढ़ जाए दूसरा घट जाए तो क्या होगा, या एक बढ़ जाए दूसरा घट जाए तो क्या होगा। तो वही सारी की सारी बातें जो हमने की थी उसी से संबंधित वहाँ से उठा के मैंने आपको जो प्रश्न है यहाँ पे दिया है। प्रश्न को दोबारा से सुनना। शरीर में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का स्तर बढ़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन सुनना। ए है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी है हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी है आपका वह डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन नंबर जो डी है वो कहता है बी व सी दोनों। क्या दोनों होंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं भाई, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं, क्योंकि आपको सारे के सारे उत्तर जो अपने कमेंट के माध्यम से देने हैं। दोबारा देखो प्रश्न को सुनना। शरीर में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का स्तर बढ़ना क्या कहलाता है, या इस रोग को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका ए है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी है आपका डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो कहता है बी और सी दोनों। तो आपको फटाफट जो आपका उत्तर है वो देना है। 24वें प्रश्न में हम लोग जाते हैं। 24वां प्रश्न जो है वो कह रहा है आपको ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है आपको सभी को पता है, हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है होता तो उसी से है, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 4 अपन ने भाग पढ़े थे, 4 प्रकार की अपन ने कोशिकाएं जो है वो पढ़ी थी। तो उनमें से किस कोशिका द्वारा होता है? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए है अल्फा कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी है बीटा कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी है आपका डेल्टा कोशिकाओं द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है एफ कोशिकाओं द्वारा। 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इन 4 में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाफट आप जो अपना उत्तर है वो कमेंट के माध्यम से हमें भेजें। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला 25वां जो आपको प्रश्न है वो आपसे कह रहा है 3F ग्रंथि कहते हैं। किसे कहते हैं आपको बताना है। 3F की हमने बात भी की थी, फियर फाइट फ्लाइट। ये कौन सी ग्रंथि होती है जिससे स्त्रावित जो हार्मोन जिसको हमने नाम दिया था 3F हार्मोन, ये कौन सी ग्रंथि है? 3F हार्मोन का इसका नाम भी हमने 3F ग्रंथि भी दिया था वहां पे। तो जो 3F ग्रंथि कौन सी होती है आपको बताना है। जो ऑप्शन आपके सामने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो है ऑप्शन नंबर ए है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है थायराइड ग्रंथि। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाक से आपको जो उत्तर है अपना वो कमेंट के माध्यम से देना। दोबारा से प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। 25वां अपना प्रश्न है 3F ग्रंथि किसे कहते हैं ये आपको बताना है। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो एड्रिनल ग्रंथि को, ऑप्शन बी है आपका थाइमस ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर सी है आपका पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है थायराइड ग्रंथि को।
तो ये 4 आपके ऑप्शन थे। अगले प्रश्न पे हम लोग मूव ऑन होते हैं फटाफट से। टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? टिटेनी रोग के बारे में आपको बताना है कि किस हार्मोन की कमी से जो टिटेनी रोग है वो होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं, थाइमोसिन। ऑप्शन बी है आपके सामने एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है पैराथॉर्मोन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो है एस्ट्रोजन। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोबारा मैं प्रश्न को रिपीट करता हूं, टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो जिस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है उस हार्मोन का नाम जो है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है थाइमोसिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है पैराथॉर्मोन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे। आगे बढ़ते हैं। 27वां जो देखो प्रश्न है ये बोल रहा है कौन सी ग्रंथि बाल्यावस्था में तो अधिक सक्रिय होती है परंतु वयस्क अवस्था तक निष्क्रिय हो जाती है। आपको देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले, 4 में से एक ही ग्रंथि आपको ऐसी मिलेगी जिसके बारे में आपसे एक प्रश्न जो है वो बात कर रहा है। ऑप्शन सुनना, पैराथायरॉयड ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है थाइमस ग्रंथि। थोड़ा सा दिमाग लगाते आप फटाफट जो प्रश्न है इसका उत्तर आप दे सकते हो, बड़े आसानी से दे सकते हो। प्रश्न बोल रहा है, दोबारा सुनना, कौन सी ग्रंथि बाल्यावस्था में अधिक सक्रिय होती है परंतु वयस्क अवस्था तक निष्क्रिय हो जाती है? ऑप्शन ए है पैराथायरॉयड ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि एंड ऑप्शन जो डी है आपका वो है थाइमस ग्रंथि। इन 4 में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाफट आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र की पीएच होती है, आपको पीएच की वैल्यू बतानी है, स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र की कितनी होती है। बहुत ही देखो अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन नंबर सी है 5.6, ऑप्शन नंबर जो डी है वो कहता है 4.5। 4 आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाफट आपको जो उसका उत्तर है वो देना है। ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 5.6 एंड ऑप्शन जो डी है वो आपका है 4.5। बढ़ते हैं आगे फटाफट। 29वां देखो प्रश्न है, सेकंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन है उसकी बारी आ चुकी है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की बाल्यावस्था में ही कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वयस्कों के अंदर कमी हो जाए तो रोग अलग होता है, बाल्यावस्था में कमी हो जाए तो रोग अलग होता है, मतलब अलग अलग नाम है इनके। वयस्क अवस्था में हो जाए इसकी अधिकता तो रोग अधिक कुछ अलग प्रकार का होता है, और बाल्यावस्था में अगर इसकी अधिकता हो जाए तब रोग अलग प्रकार का होता है। तो जो 4 स्थितियाँ आपकी बनती थी जिनके बारे में हमने चर्चा भी की थी, उनमें से एक स्थिति पर आपसे मैंने जो है सवाल पूछ लिया। सवाल आपका कह रहा है यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की बाल्यावस्था में ही कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए है मिक्सीमीडिया, ऑप्शन बी है ग्रेव रोग, ऑप्शन सी है जड़ मानवता, ऑप्शन डी है प्लूमर। ठीक है, तो देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, दोबारा रखता हूं मैं इनको। ऑप्शन ए है मिक्सीमीडिया, ऑप्शन बी है ग्रेव रोग, ऑप्शन सी है जड़ मानवता, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है प्लूमर। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जो सही उत्तर आपको लगता है फटाफट से आपको जो उत्तर है वो हमें भेजना है कमेंट के माध्यम से। लास्ट और अंतिम प्रश्न आपके आज के टेस्ट का, बहुत ही शानदार तरीके से देखो प्रश्न ही आने जा रहा है। मेरा जो गला है उसने पूरा सुखा दिया है इन सारे प्रश्नों ने। तो इस स्थिति में देखो कामना करता हूं कि आप यहां तक जब पहुंचे हैं तो सारे के सारे प्रश्नों के आपने जो उत्तर हैं वो दिए होंगे। और जैसा कि मैंने कहा भी था आप सभी को कि जो टेस्ट की हमारी टाइमिंग होती है वो 12 से 1 आपकी 10 से 11 बजे के बीच में रहती है। तो ये जो आपका कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो विनर जिनका हम लोग चयन करेंगे, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि आप तो एक ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके प्रश्न वो सही करें ताकि आपको पहला दूसरा तीसरा पायदान मिल सके। इसके अतिरिक्त आपके जो जवाब है वो हमें इसी 10 से 11 बजे का जो टाइम इंटरवल आपको दिया गया था, इसी टाइम इंटरवल के दौरान ही आप हमें उत्तर भेजिए। 11 बजे के बाद जो आपके उत्तर होंगे वो मान्य नहीं होंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है वो यहाँ पे 11 बजे तक बैठकर आपके जितने भी कमेंट आ जाएंगे उन सबको नोट कर लेंगे। साथ साथ अभी कर भी रही है, पूरी की पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप 11 बजे के बाद में कोई उत्तर देते हैं तो आपका जो उत्तर है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट और अंतिम जो आपका प्रश्न है उस पर हम लोग आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी एकमात्र ग्रंथि है जो प्रकाश से प्रभावित होती है। मैंने अपने नाम से इस प्रश्न को जो है लिंक करके सबसे लास्ट में दिया है ताकि जाते जाते जो है वो मेरा नाम तो कम से कम आ जाए और आप सभी मुझे जान भी जाओ। तो आपको जो ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं 4, वो है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है
पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन जो डी है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिले हैं। कौन सी ऐसी ग्रंथि जो प्रकाश से प्रभावित होती है, आपको चयन करके आपको जो ऑप्शन है वो कमेंट के माध्यम से हमें भेजना है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन जो डी है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये था दोस्तों आपका आज का पेपर, आज का आपका टेस्ट। कैसा आपको लगा, किस प्रकार से आपने उत्तर दिए, किस प्रकार का स्कोर रहा, देखो ये तो मेरी जो टीम है वो निर्णय लेकर मुझे बता देगी, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन ये जो टेस्ट है आपको कैसा लगा, क्या और सुधार और सुझाव आपके ओर से होने चाहिए, उन सभी की देखो जो प्रतीक्षा है वो मैं करता रहूँगा। जैसे जो लाइव वीडियो समाप्त होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने जो भी सुझाव है वो मुझे डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप डायरेक्टली, चूँकि मैंने स्टार्टिंग में कहा भी था कि एक जो टेलीग्राम चैनल है वो आप सभी के लिए यहाँ पे बनाया गया है हमारे द्वारा, तो उस टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद आपके जो भी सुझाव हो वो आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्टली संपर्क करके भी मुझे दे सकते हैं, ताकि अगली बार जब आपका टेस्ट हो तब आपके सुझावों के अनुरूप जो चीज़ आपको चाहिए, यानी जो आपकी डिमांड है, आपकी उसी डिमांड की अकॉर्डिंग जो है आपका जो टेस्ट है, जिस प्रकार से मैंने आज इसको डिज़ाइन किया है, तो अगली बार जो आपकी डिमांड्स है मैं कामना पूरी ये करता हूँ कि आप लोग जो अपना सुझाव देंगे उन सभी सुझावों को मैं भरपूर अमल में लाते हुए और जो आपकी डिमांड्स उनको पूरा करते हुए अगले जो टेस्ट है उनके अंदर उनको शामिल करूंगा। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी ने जो है बड़े मन और बड़े चाव के साथ में इस टेस्ट के जो उत्तर हैं वो प्रदान किए होंगे, और आपका जो रिजल्ट है वो भी चूंकि तैयार हो रहा है, तो बहुत ही शीघ्र 7 बजे के समथिंग हम लोग शाम को जो है इसका रिजल्ट वो लेकर आ जाएंगे। और आप सभी से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी आप में से स्टूडेंट जो है अच्छे अंकों से यहाँ पर उत्तीर्ण होता है तो उसको सम्मानित करने हेतु हम उससे सीधा संवाद करेंगे एक बार। तो इसके लिए आप सभी को देखो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उस चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपसे मैं वहां पर सीधा संवाद करके आपसे जो संबंधित जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकूं। इसी के साथ देखो लेता हूं फिलहाल तो इस वीडियो के अंदर अलविदा। दोपहर 12 से 1 यानी अभी 1 घंटे बाद ही आपका दोबारा से एक और टेस्ट होगा, आपका तो नहीं होगा एक्चुअल में। जो भी क्लास 12 फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी का देखो एक बार फिर से यहाँ पे होने जा रहा है टेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है, जो भी आपके मित्र बंधु होंगे उन सभी को इसके बारे में बताएंगे। और 12 बजे वाला जो टेस्ट है वो जिस फिजिक्स के जो विद्यार्थी हैं आप सभी को यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। आपको जो रिजल्ट है फटाफट हम लोग तैयार करें, शाम को 7 बजे आपसे फिर से रूबरू होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। Mini balat, itak kita